अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में आप सभी को पता है कि हम 6 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संडे को मॉर्निंग में 8:30 बजे आप सभी के लिए लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर की महामैराथन क्लास आने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि डेली करंट अफेयर देखते हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको डेली करंट अफेयर कितना समझ में आता है वहां पर आप रिवाइज कर पाएंगे। और इसके अलावा जितने भी करंट अफेयर उस वीडियो में हमने कलेक्ट किए हैं वो लास्ट 3 मंथ के कोर करंट अफेयर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। संडे को मॉर्निंग में 8:30 बजे महामैराथन क्लास है, वो आपकी जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक के करंट अफेयर की। ओके, लाइक करना मत भूलिएगा उस वीडियो को और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। 6 अप्रैल के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम बात करेंगे आज क्वेश्चन ऑफ द डे की। सबसे पहले जिनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन, 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पहला। सेकेंड, वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? और थर्ड, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टीना पित्सकोवा किस देश से संबंधित है, कहां से बिलोंग करती है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीडियो के मिड में भी आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए और सभी क्वेश्चन कलेक्ट करके कमेंट में आंसर कीजिएगा कि आंसर क्या है। शुरू करते हैं 6 अप्रैल का सबसे पहला करंट अफेयर। 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई। रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके मेंबर कितने होते हैं? तो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर की संख्या होती है 6। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मुख्य कार्य है। ओके, हाल ही में इसने देखिए द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है, आरबीआई ने घोषणा की है। इस पॉलिसी में कुछ की पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, जैसे कि देखिए जो मौद्रिक नीति लाई गई है, द्विमासिक मौद्रिक नीति लाई गई है, इसमें लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया। रेपो रेट जो पहले थी पिछले 7 बार से वही की वही रेपो रेट रखी गई है, जो कि 6.5% है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेपो रेट क्या है। तो देखिए, रेपो रेट भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा यूज की जाती है। वो रेट जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करता है, पैसा प्रदान करता है, वो रेट होता है रेपो रेट। पिछले 7 बार से रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये 6.5% ही बनी हुई है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार 29 मार्च 2024 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 645 अरब 60 करोड़ डॉलर का है। कब तक? 29 मार्च 2024 तक हो गया है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब 60 करोड़ डॉलर। ओके, इसके अलावा आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% तक रहने का अनुमान है। और इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 4.5% तक रहने का अनुमान है। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि हाल ही में लाई गई। यहां पर हमारा क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से था कि इसके मेंबर कितने हैं। तो कमेटी क्या काम करती है ये आपको पता चल गया, भारत सरकार के द्वारा गठित की जाती है। इसकी सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2016 में और इसमें मेंबर्स होते हैं 6। कौन कौन? तो सबसे पहले अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं इस कमेटी के आरबीआई के गवर्नर। वर्तमान में कौन होंगे? शक्तिकांत दास। इसके अलावा मौद्रिक नीति के प्रभारी होते हैं डिप्टी गवर्नर एक, और केंद्रीय बोर्ड द्वारा एक नामित बैंक का अधिकारी होता है, यह मिलाकर हो गए 3। और केंद्र सरकार द्वारा 3 व्यक्तियों को इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नियुक्त किया जाता है। तो टोटल संख्या हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 6। ओके, इजी क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होइएगा। सारे की पॉइंट्स जो कि रिपोर्ट के हैं वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे जैसे रेपो रेट वो मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए करंट अफेयर की जो हमारी शंखनाद ई बुक है फ्रेंड्स, वो अप्रैल तक अपडेटेड अब अवेलेबल हो चुकी है।
इसके अलावा करंट अफेयर का ईयरली टेस्ट भी आपको रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप अगर बुक परचेस करते हैं तो वो आपको टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर जाकर आप इजीली इस करंट अफेयर की ई बुक को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में परचेस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 में कुल कितने भारतीय शामिल हैं? तो देखिए ये एक अवार्ड है, समझिए, यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 के लिए ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 90 व्यक्तियों को शामिल किया गया है वर्ल्ड में इस अवार्ड में, जिसमें से भारत के 5 व्यक्ति शामिल हैं। 5 लीडर्स अलग अलग सेक्टर के शामिल हैं। पहले यहां पर यह समझिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट है और जो बिजनेस लीडर है उनको एक मंच प्रदान करने का काम करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, इसके द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास अवार्ड दिए जाते हैं। 2024 के लिए ये 90 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें भारत के 5 व्यक्ति शामिल है। ओके, 90 चेंज मेकर्स शामिल किए गए हैं। 90 चेंज मेकर्स को यह अवार्ड दिया गया। किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो देखिए 30 से 40 वर्ष के ऐसे व्यक्ति किसी भी देश के जो कि पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी या सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में कोई भी क्रिएटिव बदलाव लाए हों, कोई भी सकारात्मक बदलाव लाए हों पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। कंफर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। भारत के 5 व्यक्ति कौन है? यहां पर वैसे तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। भूमि पेडनेकर, आप सभी जानते हैं ये कौन है, बॉलीवुड एक्ट्रेस। अद्वैत नायर, ये सीईओ हैं नायका फैशन के। अर्जुन भारती, डायरेक्टर एट जुबिलियंट फूड। प्रिया अग्रवाल, इनकी बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वेदांता लिमिटेड की। और शरद विवेक सागर, इनकी बात करें तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डेक्सट्रिटी ग्लोबल के। ओके, तो इन 5 व्यक्तियों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, यंग ग्लोबल लीडर क्लास अवार्ड 2024। टोटल 90 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें भारत के 5 व्यक्ति शामिल है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। आगे आइए, हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में कब मनाया जाता है या फिर कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 5 अप्रैल। ऑब्जर्व बोलेंगे सही रहेगा। 5 अप्रैल को मनाया जाता है इंडिया में। उद्देश्य क्या है? तो भारत के आर्थिक विकास में, भारत की आर्थिक वृद्धि में कोस्टल एरिया, समुद्री एरिया का जो योगदान है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल 5 अप्रैल को भारतीय या राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 1964 में की गई थी। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे आइए, चर्चित अशदोद पोर्ट किस देश में स्थित है? अशदोद पोर्ट, इसकी बात करें तो यह स्थित है इजराइल में। काफी सुर्खियों में रहता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इजराइल का ऑलमोस्ट 60% कार्गो ट्रेड इसी पोर्ट से किया जाता है। अशदोद पोर्ट है, कहां पर? इजराइल। अब बात आएगी कि अभी सुर्खियों में क्यों है। तो देखिए पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये आप इजराइल देख रहे होंगे। इजराइल के पश्चिम में आपको पता है ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी, जो कि फिलिस्तीन के पास है अभी वर्तमान में। तो अभी जब इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में जब युद्ध शुरू हुआ तो ऐसे केस में पहले क्या हुआ था कि जो हमास आतंकी गुट है फिलिस्तीन का, उसने हमला किया था इजराइल पर। तब इजराइल ने क्विकली अपने अशदोद पोर्ट को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और जब युद्ध अभी चल रहा है और गाजा की हालत खराब है, तो ऐसे केस में जो इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट है उसने गाजा तक सहायता पहुंचाने के लिए अपने अशदोद पोर्ट को वापस शुरू करने को मंजूरी दी है। 7 अक्टूबर 2023 को
जब हमास ने हमला किया था लास्ट ईयर, तब अशदोद पोर्ट को बंद कर दिया था इसराइल ने, अब इसे वापस शुरू किया गया। कंफर्म। 1965 में सबसे पहली बार इस पोर्ट की शुरुआत की गई थी। ये इजराइल के तेल अवीव, जो कि इजराइल का एक बहुत ही फेमस शहर है, इससे मात्र 40 किलोमीटर दूर है। नाहल लखीश नदी के मुहाने पर यह बंदरगाह स्थित है। यह नदी है इजराइल की नाहल लखीश नदी, और जो पोर्ट आता है वो भूमध्य सागर में स्थित है, मेडिटेरियन सी में स्थित है। ओके, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह बता ही चुका हूं। इसके अलावा इजराइल की कैजुअली बात करें तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। अरब का देश है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर है। जब इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जब अभी वॉर की सिचुएशन आई थी, तो इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीयों को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय चलाया था। ओके, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, काफी ऑपरेशंस पूछे गए हैं, तो ये भी पूछा जाएगा। हमारा क्वेश्चन एक पोर्ट से था जिसका नाम है अशदोद पोर्ट। किस देश में स्थित है? इजराइल। आगे आ जाएं। हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन एरिगेसी चेस से संबंधित खिलाड़ी है। भारत के तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं और 54th ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के 2018 में। कौन? अर्जुन एरिगेसी, तेलंगाना से। अब बात आएगी कि अभी सुर्खियों में क्यों है। तो देखिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अप्रैल मंथ के लिए चेस रैंकिंग लिस्ट को हाल ही में जारी किया, जिसमें भारत के विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए अर्जुन एरिगेसी देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए। ओके, पूरे भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं अभी अर्जुन एरिगेसी, और वर्ल्ड चेस रैंकिंग लिस्ट में ये 9वें स्थान पर है। भारत में विमेन की बात करें, विमेन चेस प्लेयर की बात करें, तो इसमें पहले नंबर पर है कोनेरू हम्पी, जो कि वर्ल्ड चेस रैंकिंग लिस्ट में महिलाओं में 5वें स्थान पर है। ओके, वर्ल्ड चेस रैंकिंग लिस्ट में पहले स्थान पर मैक्सन कार्लसन नॉर्वे के हैं, और महिलाओं में हाउ यिफान, जो कि चीन की महिला चेस प्लेयर है, ये है। हमारा क्वेश्चन अर्जुन एरिगेसी से था, तो चेस के खिलाड़ी है, और क्यों सुर्खियों में है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। भारत के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बने हैं विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हेडक्वार्टर है। आर्कडी ड्रोकोविच इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के हैं डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पर हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकॉन घोषित किया? तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नेशनल इलेक्शन कमीशन ने यूथ आइकॉन बनाया है आयुष्मान खुराना को। यूथ आइकॉन बॉलीवुड अभिनेता है आयुष्मान खुराना, काफी मूवीज देखी होगी आपने इनकी, यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव में जो यूथ है उनको मतदान से जोड़ने के लिए, मतदान के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए आयुष्मान खुराना को यूथ आइकॉन के रूप में नेशनल इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया। इसके अलावा भी अभी लोकसभा इलेक्शन 2024 में अलग अलग व्यक्तियों का आइकॉन बनाया गया, जैसे शीतल देवी राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन नियुक्त की गई, मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश स्टेट में आइकॉन नियुक्त किए गए, शुभमन गिल पंजाब में, सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकॉन नियुक्त किए गए लोकसभा इलेक्शन 2024 में, और राजकुमार राव को भी नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया था। ठीक है, अहोबिलम मंदिर तीर्थ दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? अहोबिलम मंदिर तीर्थ दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सुर्खियों में क्यों है? तो इस तीर्थ जो कि आंध्र प्रदेश के नल्लामाला वन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, यहां पर राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के जाने पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया। कारण क्या है? तो क्या गर्मी का मौसम है, ये जो मंदिर है अहोबिलम मंदिर तीर्थ, ये वन क्षेत्र में स्थित है। नागार्जुन श्री सेलम जो टाइगर रिजर्व उस टेरिटरी के अंदर आता है। अब क्या होता है, गर्मी के मौसम में जो शेर होते हैं, अन्य जंगली जानवर होते हैं, वो पानी पीने के लिए इधर उधर घूमते हैं, तो उन जीवों की भी रक्षा हो, एटमॉस्फेयर की रक्षा हो, और लोगों की भी रक्षा हो, इसीलिए अभी के लिए गर्मी के मौसम में अहोबिलम मंदिर तीर्थ पर जाने पर रोक लगा दी गई है अस्थायी तौर पर।
आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यह मंदिर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है आंध्र प्रदेश में। जैसा कि अभी बताया, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र में यह मंदिर आता है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में इस पर रोक लगा दी है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कि आम नागरिक अभी दर्शन के लिए नहीं जा सकते। अस्थायी रोक है, बाद में जब थोड़ी परिस्थितियां ठीक होगी, गर्मी कम होगी, तो फिर वापस उसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की गई? तो जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट को जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक आध दो देखेंगे। पर आप ये याद रखिए कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो हाल ही में जारी की गई, दक्षिण एशिया के देशों के लिए जारी की गई। इसमें इंडिया को इंडिकेट करते हुए क्या कहा गया? तो भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी स्थिति का भी लाभ नहीं उठा पा रहे। अब आपके दिमाग में आएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है, दक्षिण एशिया का कोई भी देश नहीं उठा पा रहा। इसके अलावा भारत में 2018 से लेकर 2055 तक का जो टाइम पीरियड है ना, 37 वर्षों का, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की अवधि है। यही टाइम है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड का। अब होता क्या ये समझिए, किसी भी देश की वह स्थिति जिसमें जो कामकाजी जो पॉपुलेशन है, ऐसी आबादी जो काम कर सकती है नॉर्मली 15 से 64 वर्ष के बीच में, वो कामकाजी आबादी का हिस्सा आश्रित आबादी से अगर अधिक होता है, मतलब वो जो आश्रित हैं किसी पर, जैसे बूढ़े व्यक्ति है ना, बच्चे, वो जो आश्रित है उनसे ज्यादा पॉपुलेशन उन लोगों की है जो कि काम करके पैसा कमा सकते हैं, तो ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, तो भारत में है अभी कितने साल तक? 2018 से 2055 तक इस रिपोर्ट में बताया गया, लेकिन इंडिया लाभ नहीं उठा पा रहा। कारण बहुत से हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। एजुकेशन थोड़ा निम्न स्तर का है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर अभी बूम पे नहीं है ऐसे देशों में, ये भी एक कारण हो सकता है। तो रिपोर्ट याद रखिए, जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई। निम्न में से किसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान, मतलब अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट के लिए 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024, इससे सम्मानित किया गया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को, जो कि उत्तर भारत में सतलज नदी का जल विद्युत निगम लिमिटेड है। ठीक है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के उद्योग विकास परिषद द्वारा 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। सतत विकास और आर्थिक वृद्धि में अपना योगदान देने के लिए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को हाल ही में 2024 के इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अवार्ड किसको दिया गया याद रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, स्वीप किससे संबंधित है? तो स्वीप क्या है यह समझना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है नेशनल इलेक्शन कमीशन का, जिसे नाम दिया गया है स्वीप। ओके, अभी सुर्खियों में क्यों? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन के स्वीप अभियान के तहत नागपुर नगर निगम और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ने नागपुर में एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, मतदान के लिए युवा भागीदारी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, ये स्वीप अभियान के तहत ही आयोजित किया गया, जो कि वोटरों को अवेयर करने के लिए नेशनल इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? स्वीप प्रोग्राम। कंफर्म? तो यहां पर 8 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को हमने 6 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट का हमने डिस्कस किया जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर की। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं
कि हमने क्या पढ़ा था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, भारत के किस मंत्रालय ने माई CGHS एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। आंसर है आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन, 3 अप्रैल को डीआरडीओ ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो ये ओडिशा के चांदीपुर मिसाइल रेंज से किया गया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में CAR कार टी सेल थेरेपी की शुरुआत की। यह थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? तो यह थेरेपी कैंसर के इलाज से संबंधित है। आगे बढ़े, आगे आइए। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 4 अप्रैल को नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। ओके, मैंने आपको कल एक मिड में क्वेश्चन पूछा था कि नाटो का 31वीं मेंबर कंट्री कौन सी है, तो आप सभी का सही आंसर आया है, वो है फिनलैंड। 31वीं मेंबर कंट्री है नाटो की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनरेटिव AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया गया है सारा। हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का इनॉग्रेशन किया गया? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया। हाल ही में रुक्मणी देवी अरुंडेल पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल। चर्चित प्रत्युष टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? तो प्रत्युष टेलीस्कोप इंडिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है। फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन? तो ये हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। लास्ट क्वेश्चन क्या था? विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश से थे? तो इनका संबंध किस देश से था? वेनेजुएला। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, तो हमने रिवीजन कर लिया लास्ट डे का। आज के सभी 6 अप्रैल के करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे जो मिड में दिया था वो मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर कोचरब आश्रम पूछा था, गुजरात राज्य में स्थित है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां है? तो देखिए दो जगह से रेगुलेट की जा रही है, एक तो नई दिल्ली और एक चेन्नई। ठीक है ना, तो दोनों आंसर आए हैं मेरे कमेंट बॉक्स जब देखे तो दोनों आंसर थे वो बिल्कुल सही थे। दिल्ली से भी ये कंट्रोल हो रही है और चेन्नई से भी कंट्रोल हो रही है, लेकिन जो प्रायोरिटी है इसके हेडक्वार्टर की वो दिल्ली है, लेकिन फिर चेन्नई भी उसका सही आंसर है, नो डाउट। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन दोनों जगह पर है, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, चर्चा में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, तो आज के इस सेशन में आपको सभी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिले होंगे, बहुत ही आपको मजा आया होगा पूरे वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और महा मैराथन क्लास करंट अफेयर की जो लास्ट 3 मंथ की है जनवरी से मार्च तक, वो आपको संडे को मॉर्निंग में 8:30 बजे ऑन एयर हो जाएगी। 8:30 बजे आप उसे ज्वाइन कीजिएगा और दबा के लाइक कीजिएगा। जितने भी डेली करंट अफेयर देखते हैं आप सभी को एक साथ उस वीडियो को लाइक करना है। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।